हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने जो स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य है उसका प्रारंभ कर दिया है। आज की कक्षा में हम भूमंडलीकरण, दलित चेतना, नारी चेतना, उत्तर आधुनिकता और उसके इतिहास का अंत के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, जो स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य है उसमें दो आंदोलन प्रमुख रूप से उभर कर हमारे सामने आते हैं। एक दलित चेतना और दूसरा नारी चेतना। इनकी बात हम करते हैं स्वतंत्रोत्तर भारत के 90 दशक में। ये महत्वपूर्ण बात है, इसे आप नोट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं पुस्तक हमें क्या कहती है। दलित चेतना और नारी चेतना ने स्वतंत्रोत्तर भारत के 90 दशक में आंदोलन का रूप धारण कर लिया। प्रत्येक व्यक्ति का एक मत का सिद्धांत क्या नारी सशक्तिकरण और दलित सशक्तिकरण के मूल में है। हमारे देश में दलितों की बहुत बड़ी संख्या है। कोई राजनीतिक पार्टी अपने को इनके मतों से वंचित नहीं रखना चाहती। क्यों? क्योंकि ये इनकी जो संख्या है यह बहुत बड़ी है, लेकिन इन चेतनाओं के पीछे वोट बैंक की राजनीति ही काम करती है। यह समझना बहुत बड़ी भूल होगी। वस्तुतः इस देश का साहित्य कोई महापुरुष हुआ हो जो इनकी यातना से द्रवित नहीं हुआ हो। स्वाधीन भारत की जनतांत्रिक व्यवस्था ने इन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत बनाया। हिंदी साहित्य पर भी इनका काफ़ी असर दिखाई हमें पड़ता है। दलित चेतना अधिक आक्रामक है। डॉक्टर धर्मवीर जैसे आलोचक सही बात को भी झोंक में कहते हैं। ये एक बड़े दलित साहित्यकार हैं जो अपनी बात को इस प्रकार से रखते हैं कि जो सही बात होती है वो भी हम एक ऐसे आलोचक की बात है जो हमें सही बात को एक झोंक के रूप में ये प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन साहित्य की सर्जक दलित लेखक इस विषय में सावधान है। डॉक्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि आपसे दलित लेखकों को देख करके भी पूछ सकते हैं कि कौन सा दलित लेखक नहीं है। डॉक्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिष राय, जयप्रकाश करदम, सूरजपाल चौहान, शिवराज सिंह बेचैन दलित चेतना के उल्लेखनीय लेखक हैं। नाम याद रखेंगे। आश्चर्य है कि हिंदी दलित लेखक में महिला रचनाकारों की संख्या नगण्य है, कम है। हिंदी साहित्य में नारी चेतना का प्रभाव अधिकांशतः साहित्य सृजना के क्षेत्र में दिखलाई पड़ा। इनमें भी नारीवादी लेखक तो शायद ही कोई हो। स्वाधीन भारत में नारी शिक्षा की व्यापक प्रचार प्रसार ने नारी चेतना को आंदोलन बनाने में अपनी भूमिका अदा की है। इस बीच साहित्य में नारी लेखकों की अनुपेक्षणीय संख्या सामने आई है। उसमें अपनी बात को साहसपूर्वक खुलकर कहने का भाव भी हमें देखने को मिलता है और वे घरेलू जीवन के साथ साथ अपने व्यक्तिगत जीवन, विशेषतः यौन जीवन को ज़्यादा खुलकर प्रस्तुत करने लगी हैं। और नारी चेतना की जो साहित्यकार लेखिकाएं हैं वो खुलकर इस विषय पर बात करने लगी हैं। इस संदर्भ में ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल के नाम उल्लेखनीय हैं। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। कात्यायनी, निर्मला गर्ग, अनामिका, सविता सिंह, नीलेश रघुवंशी जैसी कवियत्रियाँ साहित्यिक क्षेत्र में नए तेवर के साथ सामने आई हैं। फिर भी नारी चेतना के आंदोलन को उत्कृष्ट लेखन का आधार नहीं माना जा सकता। क्यों? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, कृष्णा सोपती, मनु भंडारी जैसी लेखिकाओं का संबंध नारीवाद या नारी चेतना से नहीं रहा है। ये साहित्य की महत्वपूर्ण लेखिकाएं हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि नारी चेतना के आंदोलन को हम उत्कृष्ट लेखन का आधार नहीं मान सकते, क्योंकि महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, कृष्णा सोपती और मनु भंडारी जैसी लेखिकाओं का जो साहित्य रहा है वो अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का साहित्य हमें देखने को मिलता है। वैचारिक क्षेत्र में जिस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में अस्तित्ववाद का उत्थान हुआ, लगभग उसी प्रकार सोवियत संघ के विघटन के बाद उत्तर आधुनिकतावाद का प्रचार प्रसार बढ़ा। ध्यान रखेंगे, उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म का जो प्रचार प्रसार है वह हमें कब देखने को मिलता है? जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में अस्तित्ववाद का उत्थान हो रहा था, उसी प्रकार सोवियत संघ के विघटन के बाद उत्तर आधुनिकतावाद का प्रचार प्रसार बढ़ा। राजनीतिक सामाजिक दृष्टि से उत्तर आधुनिकतावाद को एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वह परिधि के हाशिए पर खड़े हुए
या उपेक्षित लोगों की चिंता करने का दावा करता है। परिधि के हाशिए पर खड़े हुए या उपेक्षित लोगों की चिंता करने का दावा कौन करता है? उत्तर आधुनिकतावाद। दिक्कत यह है कि वह समस्या के समाधान के लिए दिशा संधान का निर्देश नहीं करता, इसलिए वह किसी आंदोलन की प्रेरणा नहीं देता। उत्तर आधुनिकतावाद या उत्तर आधुनिकतावाद का बहुलतावाद सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। दोबारा देखिए इस पंक्ति को, उत्तर आधुनिकता का बहुलतावाद सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समस्याओं को समान महत्व का मान लेने से जो संरचनावाद की विशेषता है, किसी समस्या को प्राथमिकता नहीं मिलती और इस तरह सामाजिक आंदोलन करके समस्याओं का अंत करने या स्थिति को बेहतर बनाने की दृष्टि से उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? अपंग हो जाता है। किस चीज़ को? जो सामाजिक आंदोलन की जो समस्याओं का अंत करने की स्थिति को अगर हम देखते हैं उसको लेकर के, जो यह मानता है कि इतिहास के उद्योग मानव सभ्यता को श्रेयकर बनाने में अंतिम रूप से असफल सिद्ध हो चुके हैं। विचारधारा और इतिहास का अंत इसी पराजय बोध पर टिके हुए हैं। देखने में यह सिद्धांत कामू के मिथ ऑफ सिसफ्रंस के विचार से मिलता है। किससे मिलता है उत्तर आधुनिकतावाद? कामू के मिथ ऑफ सिसिफ्रस से। लेकिन जॉन पॉल सार्त्र और अल्बेयर कामू ऐसे अस्तित्ववादी विचारक थे। अस्तित्ववादी विचारक कौन कौन थे? कामू और सार्त्र, जॉन पॉल सार्त्र, जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाते थे। यह आश्चर्यजनक ही है कि हमारे समय के श्रेष्ठ बुद्धिजीवी समझे जाने वाले नॉम वॉस्की के अराजकतावाद, नामविद नॉम वॉस्की के अराजकतावाद, ये थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा हो रहा है इसलिए इसमें दिख नहीं रहा है शब्द। अराजकतावाद में भी उत्तर आधुनिकतावाद का कोई स्थान नहीं है। अब हम बात करते हैं आलोचना में देरिदा के विखंडनवाद का योगदान क्या रहा है। वह नए पाठों की खोज की प्रेरणा देकर समीक्षा और आस्वाद को अधिकाधिक समावेशी बनाता है। यह प्रश्न कई बार यूजीसी नेट की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि देरिदा का जो विखंडनवाद है उसका क्या योगदान साहित्य के क्षेत्र में रहा है। नए पाठों की खोज की प्रेरणा देकर समीक्षा और आस्वाद को अधिकाधिक समावेशी बनाना। उत्तर आधुनिकतावाद का निम्न वर्गीय या जो मूलतः मार्क्सवादी विचारक ग्राम्बी की अवधारणा है, सलबार्टन इस स्तर पर विखंडन के नए उपेक्षित या अनखोजे पाठ के मेल में है, लेकिन गति प्राथमिकता के भावबोध से ही मिलती है और ऊर्जा भी। और यह पूर्ववर्ती शोध को सर्वथा अप्रासंगिक मानने से संभव नहीं है। बहरहाल हिंदी साहित्य पर उत्तर आधुनिकता का कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है। स्वतंत्रोत्तर भारत में रूप के स्तर पर भाषा प्रयोग सर्वाधिक उल्लेखनीय है। व्यंग्य के कारण तत्सम पदावली का अपूर्व अवमूल्यन हुआ है। कथा साहित्य में तो वह प्रायः व्यंग्य विनोद के लिए या वास्तविकता को दिखावे का अंतर प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। आंचलिक साहित्य में क्षेत्रीय शब्दों का उपयोग बहुत जल्द फैशन बन गया है। कहानी और कविता में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होने लगा, कभी कभी भद्दे ढंग से भी होने लगा। कविता गद्य के बहुत निकट आ गई और कहानी में आत्मालाप और मनोजगत का चित्रण घट गया है। भाषा की दृष्टि से सबसे क्षतिग्रस्त हिंदी आलोचना की भाषा हुई, लेकिन यह बात असमर्थ आलोचकों की भाषा के बारे में कही जा सकती है। स्वतंत्रोत्तर हिंदी आलोचना की भाषा में नया शिखर और पैनापन भी आया है। समर्थ आलोचकों के यहाँ उसका वस्तुगत रूप निखरा है। भारत के इतिहास में 1947 का वर्ष राजनीतिक दृष्टि से भले ही महान परिवर्तन का बिंदु हो, किंतु साहित्य में तत्काल और महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित नहीं हुआ है। कुछ दिनों तक कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, समालोचना आदि विधाओं के अंतर्गत क्रमागत प्रवृत्तियों के अनुरूप ही रचनाएं होती रही। इसलिए आधुनिक काल के अन्य पूर्ववर्ती युगों की तरह 1947 से किसी नितांत भिन्न साहित्य काल के आरंभ का आभास नहीं मिलता है।
फिर भी यह तथ्य है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद धीरे धीरे जो राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन हुए हैं उनसे साहित्य भी क्रमशः प्रभावित हुआ है और हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में कुछ नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ। ये जो विभिन्न विधाएं हैं इनको एक एक कर स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य की जो विधाएं हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कविता की। देखिए पुस्तक हमें कविता के विषय में क्या कह रही है, स्वतंत्रोत्तर जो हिंदी साहित्य है उस विषय में। यूँ तो हिंदी कविता की प्रायः सभी पूर्व प्रवृत्तियाँ स्वतंत्रोत्तर काल में भी परिलक्षित होती हैं, किंतु नई काव्य प्रवृत्तियों के रूप में सबसे अधिक चर्चा नई कविता की हुई। सबसे अधिक चर्चा स्वतंत्रोत्तर जो कविता है उसमें किसकी हुई, नई कविता की हुई। 1951 में दूसरा सप्तक और 1959 में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। नई कविता की जो चर्चा है उसमें दूसरे सप्तक और तीसरे सप्तक की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये जो चारों सप्तक हैं इनका क्रम, नाम और जो प्रमुख रचनाकार हैं उनका नाम याद रखेंगे कि प्रथम सप्तक 1943 में जब तार सप्तक आता है इसमें कौन कौन कवि हुए हैं, अज्ञे, नेमिचंद जैन, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध। तो ये जो चारों सप्तक हैं इनकी कवि और इनकी प्रमुख प्रवृत्तियों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से प्रश्न बनाकर बार बार पूछे जाते हैं। तार सप्तक की बात सबसे पहले करते हैं हम। तार सप्तक किसको कहते हैं, पहले सप्तक को, जो 1943 में प्रकाशित हुआ, जिसका प्रमुख स्वर प्रगतिशील काव्य का था। पहला जो तार सप्तक था या जो तार सप्तक था, पहला सप्तक था, उसको हम क्या कहते हैं, तार सप्तक, जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और प्रमुख स्वर इसका रहा प्रगतिशील काव्य। दूसरे और तीसरे सप्तक में स्थिति थोड़ी भिन्न हो गई। दूसरे सप्तक के कवि कौन कौन रहे, हरि नारायण व्यास। पहले सप्तक के कवियों का हम परिचय आपको दे चुके हैं, दूसरे सप्तक की बात करते हैं। हरि नारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, शकुंतला माथुर। ये यहाँ ध्यान रखेंगे, शकुंत माथुर, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, शकुंतला माथुर आएगा यहाँ, शकुंतला माथुर, पुस्तक में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, ये प्रमुख दूसरे सप्तक के कवि रहे हैं। तीसरे सप्तक की अगर बात करें हम तो तीसरे सप्तक के कवि थे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसी बीच मासिक प्रतीक जो पत्रिका है उसका प्रारंभ भी हो चुका था। चौथे सप्तक के भी आप नाम ध्यान रख लेंगे क्योंकि चौथे सप्तक से भी प्रश्न बनाकर आजकल अधिक पूछे जा रहे हैं। चौथे सप्तक में जो प्रमुख कवि आते हैं उनमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, श्री राम वर्मा, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर और स्वदेश भारती प्रमुख कवि हैं। इसके संपादक अज्ञे रहे हैं। जो प्रतीक पत्रिका है उसकी बात कर रहे हैं। फिर निकष, नई कविता आदि साहित्यिक पत्रिकाएं लगातार निकली। ये सामाजिक प्रतिबद्धता से कविता को दूर ले जाना चाहती थी। उनकी मुख्य चिंता यह थी कि कविता के क्षेत्र में राजनीति को प्रवेश मिलना चाहिए। प्रयोगवाद और नई कविता प्रगतिशील काव्यधारा के समानांतर प्रवाहित होने वाली काव्य प्रवृत्तियाँ रही हैं। प्रगतिशील जो काव्य है उसके समानांतर जो महत्वपूर्ण काव्य प्रवृत्तियाँ प्रवाहित हुई उनमें प्रयोगवाद और नई कविता, इन दो का नाम महत्वपूर्ण है। इसमें कविता की निजता की सुरक्षा का आग्रह है। प्रयोगवाद में मोहभंग और उससे उत्पन्न व्यंग्य विद्रूपता की मनस्थिति प्रमुख है। प्रयोगवाद में कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता प्रमुख रही, मोहभंग और उससे उत्पन्न व्यंग्य की विद्रूपता। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत व्यवस्था से असंतोष और द्वितीय विश्व युद्ध में नरसंहार के कारण मानवीय प्रयत्नों पर से विश्वास उठ गया। देशकाल की असीमता के बोध ने मनुष्य को नगण्य बना दिया। इससे शिक्षित युवक कवियों के मन में एक प्रकार के मोहभंग की स्थिति पैदा हुई। यह अज्ञे और प्रभाकर माचवे की कविताओं में हमें दिखलाई पड़ता है। इसी मन स्थिति में अज्ञे चांदनी को वंचना कहते हैं। चांदनी को अज्ञे क्या कह रहे हैं, वंचना कह रहे हैं। और प्रभाकर माचवे लिखते हैं, अब ये प्रश्न आपसे बनाकर पूछा जा सकता है, अज्ञे ने चांदनी को वंचना कहा किस स्थिति में,
जो कविता से युवक कवियों के मन में जो मोहभंग की स्थिति पैदा हो रही थी उसको लेकर के, और प्रभाकर माचवे क्या कह रहे हैं, विज्जा काया के 2 पद सुनकर चित्त हुआ गदगद। यहाँ जो गदगद होना है, ये गदगद होने का मतलब मजाक उड़ाया गया है। यह प्रवृत्ति प्रपद्यवाद में सीमांत पर आ पहुंची। प्रपद्यवाद या 1956 में जो आता है नकेनवाद, ये जो नकेनवाद है यह अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक और दूसरा तार सप्तक से प्रेरित होकर नलिन विलोचन शर्मा ने अपने 2 साथी कवि केसरी कुमार और नरेश कुमार को मिलाकर नकेनवाद या हम इसे प्रपद्यवाद के नाम से भी जानते हैं। तो इन तीनों कवियों के नाम आप ध्यान रखेंगे प्रपद्यवाद को लेकर के। किस किस का? नलिन विलोचन शर्मा, नरेश कुमार और केसरी कुमार, जिसमें मन को बिल्कुल खुला छोड़कर कविता हुई और अनगढ़ और अपरिचित शब्दों का प्रयोग बहुत हुआ। प्रयोगवाद कुल मिलाकर अपने शिल्पगत प्रयोगों और भावुकता के विरोध के लिए प्रसिद्ध है। इस दौर में प्रगतिशील चेतना के कवि शमशेर बहादुर सिंह ने फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों के प्रभाव में पर्याप्त प्रयोग किए हैं, जिसके कारण उनको कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को किस वजह से कवियों का कवि कहा जाता है? फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों के प्रभाव में इन्होंने पर्याप्त प्रयोग किए हैं, इस वजह से इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति तार सप्तक में संकलित अज्ञे और प्रभाकर माचवे की कुछ कविताओं में मिलने लगती है, किंतु प्रतीक और दूसरा सप्तक के प्रकाशन के बाद प्रयोगवाद अधिक चर्चित हुआ। प्रतीक और दूसरा सप्तक के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप में अस्तित्ववाद की लहर तेजी से फैली। सार्त्र और कामू इसके नए विचारक हैं। अस्तित्ववाद के कई बार पूछा जाता है, अस्तित्ववाद के जो प्रमुख विचारक हैं कौन कौन से हैं, तो सार्त्र और कामू का नाम हम लेते हैं। अनिश्चित चयन की पीड़ा, मानव इतिहास की व्यर्थता, मृत्यु का संतरास इसके प्रमुख सूत्र हैं। किसके? अस्तित्ववाद के। अनिश्चित चयन की पीड़ा, मानव इतिहास की व्यर्थता, मृत्यु का संतरास। इससे हिंदी के विचारक अभी भी प्रभावित हुए। अजनबीपन की बात यहाँ भी होने लगी। जिस ऐतिहासिक स्थितियों में यह यूरोप में 20वीं सदी में प्रभावशाली बना, वे स्थितियाँ भारत में नहीं थी, लेकिन विचार में इससे प्रभावित होना अस्वाभाविक नहीं था। विशेष रूप से अज्ञे धर्मवीर भारती जैसे कवियों के लिए, जिनकी कविता साहित्य तक अतिरेकों से अपने को सुरक्षित रखना चाहती थी। समाजवादी विचारधारा द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अस्तित्ववाद की उपेक्षा कहीं अधिक व्यापक पैमाने पर फैल रही थी। अनेक नए देशों में समाजवादी व्यवस्था आ गई थी। इसमें कुछ कवियों को सामाजिकता अथवा सामूहिकता के अतिचार की आशंका हुई। अज्ञे निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि हैं। अब ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपसे बनाकर पूछा जा सकता है। अज्ञे निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उन्हें व्यक्तिवादी कवि भी कहा गया है। नदी का द्वीप और द्वीप अकेला आदि उनकी प्रतिनिधि कविताएं हैं, जो साहित्य की विशिष्टता की सुरक्षा और व्यक्ति स्वातंत्र्यता का प्रतिपादन करती है। एक रूपता की अस्वीकृति अज्ञे की कविताओं की टेक है। अज्ञे की कविताओं की टेक क्या है? एक रूपता की अस्वीकृति। और इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें व्यक्तिवादी कवि कहा गया है, जो निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उनके बिंब भी प्रायः ऐसे होते हैं जहाँ एक रूपता को चीर कर कोई दूसरी वस्तु अकेली गतिशील होती है। इनके बिंब कैसे होते हैं? एक रूपता को चीर कर किसी दूसरी वस्तु को अकेली गतिशील होती हुई प्रतीत होना। अज्ञे जहाँ अपने व्यक्तित्व को किसी दृश्य या विचार में तल्लीन कर देते हैं, वहाँ वे उत्कृष्ट काव्य रचते हैं। उन्होंने प्रकृति पर अनेक उत्कृष्ट कविताएं लिखी हैं। नई कविता में सभी वादों से मुक्ति और लघु मानव के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। इस प्रवृत्ति से यह अवश्य हुआ कि व्यक्ति की सामान्य मनस्थितियों को अभिव्यक्त करने वाली कुछ ऐसी कविताएं लिखी गई जो सचमुच नई थी। वे मध्यम वर्गीय व्यक्ति के मन की जटिलताओं को अधिक अपनाने को प्रकट करती हैं, यद्यपि उन्हें समझाने का उतना प्रयास नहीं करती। 1960 के बाद कविता का जो दौर आया, उसमें अस्वीकृति का तेवर सीमा पर पहुंच गया। कविता के दौर में अस्वीकृति का तेवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कविता का आशय ऐसी काव्य प्रवृत्ति से था जैसी कविता अब तक नहीं हुई। इसके लिए उसके नाम में ही परंपरा को पूरी तरह नकारने का भाव था, अर्थात कविता को नकारने का भाव। वस्तुतः यह विवेक पक्ष की उपेक्षा करके विद्रोह या व्यवस्था विरोध की काव्य प्रवृत्ति थी।
इस प्रवृत्ति का निरसन मुक्तिबोध और धूमिल आदि कविताओं के प्रकाशन प्रचार के बाद हुआ। इनकी चर्चा हम आगे प्रगतिशील काव्य धारा के अंतर्गत करने जा रहे हैं। प्रगतिशील काव्य धारा की बात हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।